हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? यकीनन मज़े में होंगे और हम आपके मज़े को बढ़ाने के लिए लेकर आ गए सिलसिलेवार नॉवेल तेरा फंसू ही मेरा जुनू ठहरा की एपिसोड 17, जिसको आपके लिए तहरीर किया है आयत नूर ने। तो जल्दी से चलते हैं नॉवेल की तरफ। गज़ब की धूप थी। तन्हाइयों के जंगल में शजर तो बहुत थे, मगर कोई सायादार ना था। गाड़ी की जानिब बढ़ते हुए उसने एक आखिरी शिकस्त निगाह शाह मेंशन पर डाली थी। वो शाह मेंशन जहाँ अपनी अब तक की उम्र का आधे से ज़्यादा हिस्सा गुजारा था उसने। वो घर जहाँ कभी उसकी हंसी गूंजा करती थी, जहाँ किसी की चाहत के रंग बिखरे थे, किसी की मोहब्बत भरी सरगोशियाँ सुनाई देती थीं, जहाँ रहकर उसके दिल ने किसी के नाम पर धड़कना शुरू किया था, जहाँ उसे चाहे जाने के खूबसूरत एहसास से रोशनास करवाया गया था। लेकिन जब उसका बुरा वक्त आया था तो इस घर के मकीनों के साथ साथ इस घर के दरो दीवार ने भी हाथ छुड़ा लिया था। उसे बिल्कुल अकेला, बिल्कुल तन्हा कर दिया था। सब बस अच्छे वक्त के साथी थे। दुख में, गम में सब उसे बेआसरा छोड़कर मीलों दूर जा खड़े हुए थे। अजनबियत की एक मजबूत दीवार उन सब के और दानीन के दरमियान आ गई थी, जिसे चाहकर भी गिराया नहीं जा सकता था। दानीन, कहाँ खो गई हो? उसे यूं गुमसुम खड़ा देखकर अरसल खुद गाड़ी से उतर कर आया था कि मुसलसल हॉर्न देने पर भी दानीन का सकता नहीं टूटा था। अपने करीब अरसल की आवाज़ सुनकर दानीन चौंकी, फिर फौरन गाल रगड़ते हुए आंसू साफ किए जो न जाने कब बह निकले थे। चलो, वो कहकर तेज़ी से गाड़ी की जानिब बढ़ी, लेकिन दिल में कहीं हसरत जागी थी। उस संग दिल को एक आखिरी नज़र देखने की हसरत। अपनी हर चाह को दिल में दबाते हुए उसने गाड़ी में बैठकर दरवाज़ा बंद किया। अरसल ने भी ड्राइविंग सीट संभालते हुए गाड़ी स्टार्ट की थी। दानिन की निगाह बेइरादा ही साइड मिरर पर पड़ी थी। वहाँ शाह मेंशन के टेरेस का मंजर दिखाई दे रहा था, जहाँ अब अदन खड़ा था। वो शायद अभी आया था वहाँ और अब अरसल की गाड़ी की तरफ ही मुतवज्जा था, लेकिन वहाँ से दानिन और अरसल को नहीं देख सका था। दानिन ने तेज़ी से पलट कर उसे देखना चाहा था, जब अरसल ने उसके हाथ पर हाथ रखकर उसे रोक दिया। जब संभल जाने का, मजबूत बनने का फैसला कर ही लिया है तो इन लोगों के सामने कमज़ोर मत पड़ो दानीन, जो हर बार तुम्हें पैरों तले रोंद कर गुजर जाते हैं। अरसल ने विंडस्क्रीन के पार देखते हुए कहा था, साथ ही अपना हाथ भी हटा लिया। दानीन कितने ही पल धुंधली पड़ती निगाहों से उसे देखे गई। वो गाड़ी आगे बढ़ा चुका था। दानीन ने साइड मिरर में मौजूद उस दुश्मन जाँ के अक्स को लम्हा बलम्हा दूर जाते देखकर मुंह पर हाथ रखते हुए अपनी सिसकियों को दबाया था। दिल फट रहा था इस एहसास से कि वो अदन से हमेशा हमेशा के लिए दूर जा रही है। वो जिसे देखे बगैर उसकी सुबह नहीं होती थी, शायद अब दोबारा उसे देखना भी नसीब नहीं होगा। वो घुट घुट कर रोने लगी थी। आंसुओं पर कोई इख्तियार ही ना रहा था। अरसल ने अज़ियत के गहरे एहसास से जलती निगाह उस पर डाली। मैं तुम्हें रोने से नहीं रोकूंगा दानीन, फ़कत इतना कहूँगा कि आज अपने इन बहते आंसुओं में अदन शाहवेज़ की मोहब्बत को भी बाहर डालो। उसकी मोहब्बत तुम्हारे दिल से निकलेगी, तभी जीना आसान होगा तुम्हारे लिए। वो नाक की सीध में देखकर बोला था, और वाकई उसने आज उसे रोने से बिल्कुल नहीं रोका था। खुलकर रोने दिया था कि दिल का गुबार निकलेगा, तभी आंसुओं पर बंद बांधना आसान हो सकेगा उसके लिए। पार्किंग में गाड़ी रोकते हुए अरसल ने उसे टिश्यू थमाए थे। दानीन ने एक नज़र उसके चेहरे पर डालते हुए टिश्यू थामे और चेहरा साफ करने लगी। फिर दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया ही था जब अरसल की बात पर उसके हाथ थमे। दानीन, एक बार फिर सोच लो, यूँ अकेले एक अनजान शहर में जाकर रहना तुम सरवाइव कर सकोगी? इसी शहर में रहकर जो करना चाहो कर सकती हो। अगर मेरे घर रहने में कोई परेशानी है तो मैं कहीं और अरेंज कर देता हूँ, या फिर सिकंदर चचा का घर भी तो है, तुम उधर रह सकती हो। कोई मेड रख सकती हो। यहाँ इस शहर में रहोगी तो कम से कम मुझे तुम्हारी तरफ से इत्मीनान तो होगा, तुम्हारी खैरियत मालूम होती रहेगी। अरसल के अंदाज में उसके लिए फ़िक्र थी। दानी नम आँखों से मुस्कुराई, फिर पलट कर उसे देखा। अरसल, वाबस्तगियाँ हमेशा दुख देती हैं। मजबूत बनने के लिए महदूद होना ज़रूरी है। मैं अब किसी हवाले से भी अपने दिल में कोई उम्मीद नहीं रखना चाहती। इतनी अकेली हो जाना चाहती हूँ
कि मुझे किसी के चले जाने का, किसी के छोड़ जाने का कोई दुख ना हो। जब तन्हा ही रहना है तो यहाँ रहूँ या किसी और शहर में, क्या फ़र्क पड़ता है। वो नज़रें झुकाए कह रही थी, फिर सर उठाकर शीशे के पार नजर आती भागती दौड़ती ज़िंदगी को देखा। अरसल, ये शहर लाहौर मुझे रात से ही आया। इस शहर के हर गली, हर कोने, हर सड़क पर, हर कॉफ़ी शॉप, हर पार्क, हर रेस्टोरेंट में मेरी पहली ज़िंदगी की यादें बिखरी पड़ी हैं। अगर यहाँ इस शहर में रही तो मैं गुज़रा वक्त कभी भूल नहीं पाऊँगी, और मैं सब भूलना चाहती हूँ। अपनी याददाश्त का एक अहम हिस्सा यहीं इस जगह दफन करके जाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि किसी अनजान जगह अनजान लोगों में चली जाऊँ, दुनिया की इस भीड़ में खो जाऊँ, इतनी तरह हो जाऊँ कि कोई मेरे आंसू देखकर ये सवाल ना करे कि दानीन रो क्यों रही हो। और जब आईने के सामने खड़ी होकर माजी की परछाइयाँ अपने चेहरे और आँखों से हटाने के लिए बिला वजह कह के लगाकर हंसी चली जाऊँ, तो कोई मुझसे ये ना पूछे कि दानीन तुम यूँ पागलों की तरह क्यों हंस रही हो। इतनी अशद तन्हाई की ज़रूरत है मुझे अरसल, कि मैं मर भी रही हूँ तो कोई मेरे पास ना हो जो मुझे एक घूंट पानी तक पिला सके। मैं खुश्क और तरसते लबों से ही जान की बाजी हार जाऊँ। मैं चाहती हूँ कि वो खुद अज़ियती के आलम में कहे जा रही थी जब अरसल ने उसे टोक दिया। बस करो दानीन। अरसल के चेहरे पर तकलीफ़ थी। दानीन खामोश हो गई थी, फिर बगैर कुछ कहे दरवाज़ा खोल कर बाहर निकल गई। अरसल ने बेजान होते हाथों से दरवाज़ा खोला, फिर मुज़ाहमत सा चलता डिक्की की तरफ आया और दानीन का सूटकेस निकाला। आज सुबह ही वो अरसल के साथ जाकर अपने चंद ड्रेसेस और बाकी ज़रूरत की चीज़ें ख़रीद कर लाई थी। शामेंचन से मिली कोई भी चीज़ वो अपने साथ लेकर नहीं जा रही थी, हत्ता के पहनने के कपड़े तक भी नहीं। अरसल अब डिक्की बंद कर रहा था जब निगाह दानीन के खाली हाथों तक गई। दानीन तुम्हारा फ़ोन कहाँ? कहते कहते वो रुका था। अचानक याद आया था कि दानीन अदन की तरफ से गिफ्ट में मिला फ़ोन भी उसे वापस कर चुकी थी, जिसका था उसे लौटा चुकी हूँ। दानीन की आवाज़ धीमी थी। अरसल ने चंद पल के लिए कुछ सोचा, फिर अपना फ़ोन जेब से बरामद किया। उसे खोलते हुए एक सिम उसमें से निकाल ली और फ़ोन बंद करते हुए दानीन की जानिब बढ़ाया। पहले बताया होता तो रास्ते से नया फ़ोन और सिम ले लेते। खैर, ये फ़ोन रखो, तुमसे रब्ता करने में आसानी होगी। इसमें से एक सिम मैंने ले ली है क्योंकि वो नंबर मेरे सब दोस्तों के पास था। दूसरी सिम चंद दिन पहले नई ली है मैंने। वो नंबर अभी तक किसी को नहीं दिया। मेरा फ़ोन नंबर में सेव है, पहुँच कर बता देना। और देखो, किसी भी मदद की ज़रूरत हुई तो मुझसे कहने में बिल्कुल मत हिचकिचाना। मैं जानता हूँ तुम यहाँ सबसे रब्ता ख़त्म करके जाना चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हें यूँ अकेला नहीं छोड़ सकता। इसे यहाँ से यहाँ जाने की एक शर्त है कि तुम मुझसे राब्ते में रहोगी, और जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मुझसे कहोगी, ठीक है? अरसल ने फ़ोन उसे देते हुए साथ हिदायत भी जारी की थी। मैं नया फ़ोन ले लूँगी अरसल, बिल्कुल बेसरो सामान होकर नहीं जा रही मैं यहाँ से। बाबा का जो हिस्सा बनता था जायदाद में वो मुझे दे दिया गया है, तुम फिक्र मत करो। दानी ने हाथ आगे नहीं बढ़ाया था। मैं जानता हूँ तुम बहुत अमीर हो, ढेर सारा पैसा है तुम्हारे पास, और तुम ऐसे 10 फ़ोन और ख़रीद सकती हो, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तुम नया फ़ोन ख़रीद कर मुझसे रब्ता करने की ज़हमत हरगिज़ नहीं करोगी। इसे अपना फ़ोन और सिम दे रहा हूँ तुम्हें, क्योंकि इस सिम का नंबर मेरे पास है, तो जब चाहे तुम्हें कॉल करके तंग कर सकता हूँ मैं। और प्रॉमिस करो कि तुम यही फ़ोन और नंबर इस्तेमाल करोगी। भूल कर भी मुझसे रब्ता ख़त्म करने की कोशिश मत करना, वरना कराची आकर भी मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा और फिर वापस उधर ही ले आऊँगा। अरसल ने हल्का फुल्का लहजा इख्तियार करते हुए उसे धमकी दी थी। वजह यही थी कि दानीन के वजूद पर छाए बोझलपन को कम कर सके, और इसमें खातिर ख्वाह कामयाबी भी हासिल हुई थी उसे। उसके इतने मान से कहने पर दानीन ने हल्की सी मुस्कुराहट लम्हों पर सजाते हुए फ़ोन ले लिया था। दोनों के दरमियान एक बार भी फिर खामोशी ने जगह बनाई थी। पता नहीं तुम बस में कंफर्टेबल रहोगी या नहीं, तरह तरह के लोग होते हैं यहाँ, पहली बार यूँ सफ़र कर रही हो। मैंने कहा भी था कि मैं साथ चलता हूँ, तुम्हें तुम्हारी खाला के घर तक छोड़कर वापस आ जाऊँगा, अरसल ने धीमे लहजे में कहा था। अब तो यही ज़िंदगी होगी अरसल, लोगों को फेस करना सीखूँगी तो फेस करना आएगा। सारी उम्र तो किसी ना किसी की उंगली थाम कर नहीं चल सकती थी। खुद को यकीन दिलाना है
कि बड़ी हो चुकी हूँ मैं, अब बग़ैर सहारे के चलना है। कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी ही थी, तो फिर यहीं से क्यों नहीं? वो सर झुकाया आंखों उंगलियों के नाखून तक रही थी। अरसल लाजवाब होकर रह गया। चलें, बस के निकलने का वक्त हो रहा है। अब कहने को मज़ीद कुछ ना था। खामोशी तवील होने लगी तो दानी ने ही उसे मुखातिब किया था। अरसल ने आहिस्तगी से इस बात में सर हिलाया और उसका सूटकेस घसीटता हुआ उसकी तकलीफ में चलने लगा। लाहौर के गुरूब होते नारंगी सूरज ने एक आखिरी अलविदाई निगाह सारे दर्द दिल में छुपाती उस लड़की की पुश्त पर डाली और फिर बादलों की ओट में छुप गया। सब ठीक है ना? किसी किस्म का कोई मसला तो नहीं? मुनासिब फासले से शोएब करमानी की गाड़ी को फॉलो करते हुए साहिर ने उन सब को कॉन्फ्रेंस कॉल पर लिया था। सब कुछ परफेक्ट और प्लानिंग के मुताबिक चल रहा है, रूहान की आवाज़ सुनाई दी थी। बाकियों की जानिब से भी तकरीबन ऐसे ही जवाबात मौसूल हुए थे। अपनी अपनी लोकेशन बताएं सब। तलहा किस जगह पर हो इस वक्त? साहिर ने सबसे पहले तलहा को ही मुखातिब किया था। CMH रोड, रावलपिंडी, तलहा ने रिपोर्ट की। ऑल राइट, रूहान तुम? साहिर ने रूहान से पूछते हुए गाड़ी की स्पीड बढ़ाई। काकल रोड, एबटाबाद पर। रूहान ने भी एग्जैक्ट लोकेशन बताई। तारिक? वो फ़ोन पर बात करते हुए अपनी निगाहें शोएब करमानी की सफ़ेद गाड़ी पर मरकूज़ किए हुए था। नीलम रोड, मुज़फ्फराबाद। तारिक ने भी फ़ौरन बताया था। अली? साहिर ने चौथा नाम लिया जिस पर बाकी तीनों चौंके। मैं इस वक्त ग्रेटर इकबाल पार्क लाहौर में मौजूद हूँ। चौथी अजनबी आवाज़ सुनाई दी थी। यह अली कौन है? तारिक ने सवाल करने में पहल की। इस मिशन में हमारा नया पार्टनर है। मिशन के बाद तारुफ करवाऊंगा। अच्छा, मेरी बात ध्यान से सुनो सब। इस वक्त तुम चारों अलग अलग शहरों में मौजूद हो। मैं टारगेट प्लेसेस के नाम बता रहा हूँ जहाँ जहाँ आज ब्लास्ट प्लान किया गया है। रावलपिंडी में कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल को ब्लास्ट का निशाना बनाया जाएगा, क्योंकि आज 23 मार्च के हवाले से इस हॉस्पिटल में तकरीब रखी गई है, जहाँ आर्मी डॉक्टर्स, नर्सेज, मुख्तलिफ रैंक्स के ऑफिसर्स और मेडिकल स्टूडेंट्स जमा होंगे। आर्मी ऑफिसर्स खिताब करेंगे ताकि स्टूडेंट्स और बाकी फ़ौज के अहदेदारों के दिलों में वतन परस्ती का जज्बा पैदा हो। इसलिए दुश्मन ने यहाँ ब्लास्ट प्लान किया है कि ये जगह मिलिट्री के हवाले से अहम है। एबटाबाद में काकल रोड पर पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी है, वहाँ भी तकरीब रखी गई है जिसमें सब कैडेट्स शमूलियत हासिल करेंगे। आर्मी ऑफिसर्स भी आएंगे, इसलिए ये जगह भी टारगेट प्लेसेस में शामिल है, क्योंकि इस बार हमारी आर्मी को ही निशाना बनाया जा रहा है ताकि पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम को कमज़ोर किया जा सके। तीसरे नंबर पर आज़ाद कश्मीर का अहम शहर मुज़फ्फराबाद है, जहाँ नीलम रोड पर मौजूद लाल किले में आज बम धमाका होने वाला है। इस जगह को निशाना बनाए जाने की वजह यह है कि ये टूरिस्ट प्लेस है जहाँ बाहर के ममालिक से भी लोग सयाहत के लिए आते हैं। इसके अलावा आज़ाद कश्मीर की एक बड़ी आवाम लाल किला में तफरीह की गर्ज से भी आती है। इसके आज के दिन यहाँ भी एक तकरीब मुनक्किद की गई है ताकि आज़ाद कश्मीर के लोगों के दिलों में पाकिस्तान के लिए मोहब्बत पैदा हो और उनका ये एहसास मज़ीद पुख्ता हो कि पाकिस्तान हर कदम पर उनके साथ खड़ा है। इसके अलावा गैर मुल्की सयाहों के सामने भी पाकिस्तानी अपने वतन से मोहब्बत का इजहार करेंगे। 23 मार्च के दिन अपने मुल्क को खिराज तहसीन पेश करेंगे और दुश्मन के लिए ये एक सुनहरी मौका होगा कि वो यहाँ ब्लास्ट करके ये साबित कर सके कि पाकिस्तानी तो अपने वतन की हिफाजत नहीं कर सकते, कश्मीर को कैसे संभालेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान की हैसियत को दूसरे ममालिक की नज़रों में गिराना भी मकसूद है। चौथे नंबर पर लाहौर शहर है, जहाँ आज के दिन की सबसे बड़ी तकरीब होने वाली है। 23 मार्च 2020 को यादगार बनाने के लिए आज ग्रेटर इकबाल पार्क में मुल्क की नामवर शख्सियात आएंगी, जिनमें पाक फ़ौज के बड़े बड़े ऑफिसर, सेलिब्रिटीज़ और हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म भी होंगे। पाक बरी, बहरी और फ़िज़ाइया फ़ौज के मार्च पास्ट होंगे। वज़ीर आज़म साहब का खिताब होगा और तकरीब के अख्ताम पर चारों शहरों में एक ही वक्त पर पाकिस्तान का परचम लहराया जाएगा और यही वो वक्त होगा जब दुश्मन अपने घिनौने इरादों को पाए तकमील तक पहुंचाएगा। इन चारों प्लेसेस को टारगेट करके यहाँ ब्लास्ट करवा के भारत हमारे वतन को शदीद जानी और माली नुकसान पहुँचाना चाहता है और अल्लाह ना करे अगर भारत इस घटिया मकसद में कामयाब हो गया तो आज का दिन पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी तबाही लाएगा और ऐसा हम होने नहीं देंगे। इसलिए बी केयरफुल। लाखों लोगों की जानें इस वक्त दाव पर लगी हैं और उन सबको बचाने की जिम्मेदारी हम लोगों पर है। आप में से किसी की ज़रा सी भी लापरवाही
बहुत बड़े नुकसान की वजह बन सकती है। इसलिए हर पल चौकन्ने रहना है और दिल में ये अज़्म रखना है कि हम लोग दुश्मन के हर इरादे को खाक में मिलाकर रहेंगे। साहिल ने अब गाड़ी सड़क की एक जानिब पार्क की थी, क्योंकि शुएब करवानी की गाड़ी भी रुक चुकी थी। वो सब तो ठीक है साहिल, लेकिन हम लोग तो बस एक ही शख्स को ही फॉलो कर रहे हैं। अगर शुएब और रा एजेंट्स बड़ी तबाही चाहते हैं तो हो सकता है उन्होंने एक से ज़ायद बंदे भेजे हों हर शहर में। तारिक ने अपनी उलझन बयान की थी। उन्हें एक से ज़ायद बंदे भेजने की ज़रूरत ही नहीं है तारिक, क्योंकि जो मटेरियल, जो बारूद वो लोग इस ब्लास्ट में इस्तेमाल करने वाले हैं वो इंतहाई ताकतवर और ख़तरनाक है कि जिस जगह बम फटेगा वहाँ से कई किलोमीटर दूर तक तबाही फैलेगी और लोगों को अपनी लपेट में ले लेगी। वैसे भी तकरीब के दौरान टारगेट प्लेसेस पर मौजूद सब लोग एक ही जगह जमा होंगे जहाँ तकरीब चल रही होगी, तो ब्लास्ट के लिए ज़्यादा लोग रखने की ज़रूरत ही नहीं थी। तभी हर शहर में एक एक स्लीपर सेल को ही भेजा गया है। मैंने तमाम इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ही तुम लोगों को रवाना किया था। साहिल की निगाहें अब गाड़ी से उतरकर एक जानिब बढ़ते शुएब करमानी पर जमी थीं। चंद पल के तवक्कुफ़ के बाद वो भी गाड़ी से उतरा। एक और अहम बात सुने आप सब, हम लोगों को हर काम इंतहाई राज़दारी से करना है, क्योंकि सभी प्लेसेस पर अवाम की बड़ी तादाद मौजूद है। अगर अवाम में से किसी को भनक भी पड़ गई कि उनके दरमियान कोई दहशतगर्द मौजूद है तो हर तरफ सरासीमगी फैल जाएगी, जो हमारे लिए सूरत हाल ख़राब कर सकती है। इसलिए हमारे इस ऑपरेशन की बाबत ना तो किसी आम इंसान को पता चलना चाहिए और ना ही मीडिया को। इस मामले में आप सबको बहुत मोहतात रहना होगा। साहिल ने उन सबको खुसूसी ताकीद की थी। चारों जानिब से ओके का जवाब मौसूल हुआ। मैं इस वक्त शुएब करमानी का पीछा कर रहा हूँ, इसीलिए कॉल डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। किसी किस्म का कोई भी मसला हो तो मुझसे रब्ता करना है आप लोगों ने। गॉट दैट? साहिल की बात के जवाब में चारों जानिब से ओके का जवाब मिला था। कॉल डिस्कनेक्ट करते हुए साहिल ने अपने कदमों की रफ्तार भी बढ़ा दी। वो शुएब करमानी का पीछा करते हुए तेज़ी से आगे बढ़ता चला जा रहा था जब बेध्यानी में किसी से टकराया। आई एम सॉरी। वो जानता था गलती उसकी है, तभी फ़ौरन माज़रत करते हुए मुकाबिल को देखा, लेकिन उसे देखते ही चौंका था। वो ढेर उम्र सा आदमी था जो रोड साइड पर चना चाट का ठेला लगाए शायद कस्टमर्स का मुंतज़िर था। लेकिन साहिल को इस वक्त किसी और बात ने चौंकाया था। उसके चौंकने की वजह मुकाबिल की आंखें थीं। ये आँखें, इन आँखों को उसने पहले भी कहीं देखा था, लेकिन कहाँ? फौरी तौर पर उसे याद नहीं आ सका। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी ऐसा भी। वो शख्स हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए बोला था। साहिल उलझन ज़दा सा मुड़ा कि ये उस शख्स की आंखों पर गौर करने का वक्त नहीं था। उसे शुएब करमानी के पीछे जाना था कि अगर एक बार शुएब करमानी लोगों की भीड़ में खो जाता तो उसे ढूंढना मुश्किल हो जाता। लोगों के दरमियान रास्ता बनाते हुए वो तेज़ी से आगे बढ़ता चला जा रहा था जब जहन में झमाका सा हुआ। उसके कदम फ़ौरन जंजीर हुए। ये आँखें जो चंद लम्हे पहले उसने देखी, उन आँखों को वो पहले लाहौर के शॉपिंग मॉल में देख चुका था। उसे शॉपिंग मॉल का वो मंजर याद आया जब शुएब करमानी का पीछा करते हुए वो किसी से टकराया था। हाँ, ये वही था, संजय वर्मा। जब पलट कर देखा तो वो ठेले वाला शख्स अब ठेले समेत एक जानिब बढ़ता दिखाई दिया। इसका मतलब यहाँ ग्रेटर इकबाल पार्क लाहौर में आज सिर्फ शुएब करमानी ही नहीं बल्कि संजय वर्मा भी मौजूद था। साहिल की आंखों में अनोखी सी चमक उभरी। होठ सीटी के से अंदाज में सुकड़े। कुछ सोचते हुए उसने फ़ोन निकाला और कोई नंबर डायल किया। दूसरी जानिब तीसरी बेल पर कॉल रिसीव कर ली गई। हेलो सर, कहाँ हैं आप इस वक्त? वो सड़क के एक जानिब खड़ा फ़ोन पर बात कर रहा था। मैं एयरपोर्ट पहुँचने वाला हूँ, कुछ देर बाद मेरी इस्लामाबाद की फ़्लाइट है। क्यों, क्या हुआ? सब खैरियत है? मेजर उबैदुल्ला ने बताते हुए साथ ही सवाल भी कर डाला। चना चाट खाएंगे सर? साहिल ने अजीब ही बात की थी। मेजर उबैदुल्ला उसकी बात और अंदाज पर ठटके थे। चना चाट? क्या मतलब? उनका लहजा उनकी उलझन का गमाज़ था। जी सर, चना चाट। यहाँ आज़ादी चौक पर आपके लिए स्पेशल चना चाट का इंतज़ाम किया गया है। जितनी जल्दी हो सके यहाँ आ जाइए, बाकी बात यहाँ आने के बाद समझाऊंगा। साहिल ने बात ख़त्म करते हुए कॉल काट दी। इस बार उसके लबों पर फातिहाना मुस्कुराहट थी। आंखों में चमक लिए वो उस सिमत बढ़ गया जहाँ शुएब करमानी को जाते देखा था। शुएब करमानी इस वक्त आज़ादी चौक फ्लाईओवर पर खड़ा दूरबीन से ग्रेटर इकबाल पार्क में मीनार पाकिस्तान के नज़दीक होती तकरीब का सारा मंजर देख रहा था, जहाँ इस वक्त लोगों का जमे गफ़ी उमड़ आया था। शुएब करमानी के लबों पर पुरस्रार सी मुस्कुराहट उभरी।
तकरीब शुरू हो चुकी थी और आधे घंटे बाद ये जगह जहाँ इस वक्त हर कोई हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था, यहाँ खून की नदियाँ बहने वाली थीं। यहाँ होने वाला ब्लास्ट इतना खौफनाक होता कि लोगों के जिस्म के चीथड़े उड़ जाते। शुएब करमानी ने सारा हिसाब किताब करने के बाद अपने लिए यहाँ आज़ादी चौक फ्लाई ओवर पर एक जगह मुंतखब की थी जहाँ ब्लास्ट के असरात न पहुँच सके और वो महफूज रहते हुए ग्रेटर इकबाल पार्क में होने वाली तबाही से महसूस हो सके। वो इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि उसकी मौत चंद मीटर के फासले पर खड़ी उसी पर निगाहें जमाए हुए थी। साहिल शुएब करमानी से काफ़ी फासले पर खड़ा था। सर पर हुड गिरा रखी थी जिससे उसका चेहरा काफ़ी हद तक छुप गया था। वो इस जाविये से खड़ा था कि शुएब करमानी को उसका चेहरा दिखाई नहीं दे सकता था, लेकिन वो यहाँ से शुएब करमानी को भी देख सकता था और उस ठेले वाले संजय वर्मा को भी निगाहों की जद में रख सकता था। कुछ ही देर बाद उसका फ़ोन बजने लगा। उसने कॉल रिसीव की। मैं आज़ादी चौक पहुँच चुका हूँ साहिब, तुम कहाँ हो? मेजर उबैदुल्ला की कॉल थी। आज़ादी चौक फ्लाईओवर पर आ जाएं सर, यहाँ एक ठेले वाला मौजूद है, उसके पास आपके लिए ख़ास और ख़ास चना चाट का इंतज़ाम किया गया है। साहिल ने उन्हें ऊपर आने को कहा, फिर कॉल काट दी। फ्लाईओवर पर ठेले वाला, अजीब है भाई, अगर उसे चना चाट सेल करनी है तो नीचे मौजूद होना चाहिए ना, जहाँ आवाम पैदल आ जा रही है, जहाँ रश है। फ्लाईओवर पर क्या करे भला वो, वहाँ कौन चना चाट खरीदेगा उससे? मेजर उबैदुल्ला बड़बड़ाए। वो अभी तक समझ नहीं पा रहे थे कि साहिल ने उन्हें यहाँ क्यों बुलवाया है। उन्हें एयरपोर्ट से यहाँ सिर्फ चना चाट खाने के लिए इन्वाइट किया गया है, क्या वाकई? वो उलझते हुए आगे बढ़े। मज़ीद कुछ फासला तय करने के बाद उन्हें वहाँ ठेले वाला आदमी नजर आ ही गया, लेकिन साहिल का तो उधर दूर दूर तक कोई नामो निशान न था। वो उलझन से आगे बढ़े, फिर कुछ सोचकर ठेले वाले से चना चाट का प्याला लिया और मतलाशी निगाहों से इधर उधर देखते हुए चना चाट खाने लगे। एक गहरी निगाह ठेले वाले पर भी डाली, जो डेढ़ उम्र सादा और आराम सा शख्स था। पुराने से शलवार सूट में मलबूस वो कोई गरीब आदमी ही लग रहा था। मेजर उबैदुल्ला की नज़रें ग्रेटर इकबाल पार्क की जानिब उठी, जहाँ बहुत सी आवाम जमा थी। वो हर चीज़ का बगौर मुआयना कर रहे थे जब पीछे से धक्का सा लगा। शायद कोई आदमी उनसे टकराया था, जिसके नतीजे में चना चाट का प्याला उलट गया और साथ ही चंद छींटे सामने खड़े ठेले वाले के चेहरे पर भी जा गिरे। उफ! ठेले वाला आँख पर हाथ रखते हुए कहा। शायद मिर्चों वाला इमली का पानी उसकी आँख में चला गया था। मेजर उबैदुल्ला ने सुलग कर पीछे से टकराने वाले शख्स की जानिब देखा, लेकिन उसे देखकर चौंके। वो साहिल था, जो अब अपने दाएं अब्रू पर अंगूठा फेरता उन्हें कोई हिंट दे रहा था। उसका हिंट समझते हुए मेजर उबैदुल्ला ने सिरा से गर्दन मोड़ कर ठेले वाले आदमी को देखा, जो भी आँख रगड़ रहा था और आँख रगड़ते हुए उसके दाएं अब्रू का कट वाज़े हो रहा था। संजय वर्मा! बेआवाज़ कहते हुए उनकी आंखें बेयकीनी से फैलीं। उन्होंने फिर से साहिल की जानिब देखा, जो उनकी पैंट की जेब की जानिब इशारा करता, हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए सर को खम देता मुड़ चुका था। मेजर उबैदुल्ला का हाथ जेब की जानिब किया तो उन्हें सफ़ेद रंग के सफ़ूफ की एक छोटी सी पुड़िया मिली, जो यकीनन उनसे टकराते हुए साहिल ने ही उनकी जेब में रखी थी। उनके चेहरे के तासुरात फ़ौरन नॉर्मल हुए। वो अब समझ चुके थे कि उन्हें यहाँ बुलाने की वजह क्या थी। तुम चारों तैयार होना, अगले 10 मिनट बाद चारों जगह पाकिस्तान का झंडा लहराया जाएगा और यही वो लम्हा होगा जब रिमोट का बटन दबाते हुए तुम चारों को अपने ज़िम्मे लगाया गया काम सर अंजाम देना है। जैसे ही घड़ी शाम के 5 बजाएगी, चारों शहरों में लोगों की कर्बनाक चीखें सुनाई देनी चाहिए। आज का दिन पाकिस्तान की तारीख का अज़ियतनाक दिन बन जाएगा। आज के दिन यहाँ इस सरजमीन पर होने वाला नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान कोई भूल नहीं पाएगा। शुएब करमानी ने अपने चारों साथियों को मुखातिब किया था। हम बिल्कुल तैयार हैं सर, आप फिक्र मत करें। चारों स्लीपर सेल्स की जानिब से जवाब मौसूल हुआ था। चंद ज़रूरी हिदायत देते हुए शुएब करमानी ने फ़ोन बंद किया, फिर हाथ में पकड़ी दूरबीन हाथों से लगाते हुए ग्रेटर इकबाल पार्क का मंजर देखने लगा, जहाँ पाक फ़ौज के मार्च पास्ट के बाद अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान खिताब कर रहे थे। सिर्फ चंद मिनट और फिर यहाँ मौत का खेल शुरू होगा। आह, बेसब्री से इंतज़ार है मुझे 5 बजे का। आज पाकिस्तान की भी बैंड बजेगी और उस ISI की भी। बड़े आए थे हमारे मिशन को नाकाम बनाने वाले। ISI एजेंट्स जो खुद की हिफाजत नहीं कर सकते तो अपने मुल्क के शहरियों की हिफाजत क्या खाक करेंगे। शुएब करमानी आंखों में चिंगारियाँ लिए बड़बड़ाया था। उसे सिगरेट की तलब महसूस हुई तो दूरबीन नीचे करते हुए हाथ पैंट की जेब की तरफ बढ़ाया,
इस लम्हे उक़ुब से किसी ने उसके हाथ को हथकड़ी में जकड़ा था और इतनी ही सेरत से उसका दूसरा बाजू भी मरोड़ कर पीछे लगाते हुए उसे 2 कदम के फासले पर मौजूद लाइट पोल की जानिब घसीटा। उसकी कमर लाइट पोल से लगाते हुए वो अब उसके दोनों हाथों को पीछे की जानिब हथकड़ी में कैद कर चुका था कि शोएब करमानी हिलने की काबिल भी न रहा था। ये क्या बदतमीज़ी है, कौन हो तुम? शोएब करमानी इस अचानक हमले पर बौखलाया था। तभी मज़ाहमत की कोशिश की थी। तुम्हारी मौत, साहिर सर्द लहजे में गुर्राया था। साथ ही शोएब करमानी के कान में लगी ब्लूटूथ डिवाइस और उसकी जेब से सेल फोन निकाल कर अपने कब्जे में लिया। उक़ुब से आती आवाज़ में मौजूद सदमोहरी महसूस करके शोएब करमानी के वजूद में सनसनाहट दौड़ गई। लम्हे के 1000वें हिस्से में वो उस आवाज़ को पहचान चुका था, लेकिन यकीन करने में मुतामल था कि ये साहिर की आवाज़ है, क्योंकि उसकी दानिश में तो साहिर मर चुका था। इस दुनिया में अभी ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ शोएब करमानी जो पाकिस्तान और ISI की बैंड बचा सके। हम ISI एजेंट्स बखूबी जानते हैं कि हमें कैसे अपनी और अपने वतन के शहरियों की हिफाजत करनी है, कैसे तुम जैसे कुत्तों को मौत के घाट उतारना है। वो आंखों में सख्ती लिए दुरुस्तगी से कहता शोएब करमानी के सामने आया था और उसे यूँ अपने रूबरू देखकर शोएब करमानी की आंखें फटने वाली हो गई थीं। तुम? वो बेयकीनी के आलम में फ़कत इतना ही कह सका था। साहिर के लबों पर इस्तेहज़ाई मुस्कुराहट ने झलक दिखलाई। हाँ मैं। क्यों? शौक लगा मुझे यूँ सही सलामत अपने सामने देखकर। वो शोएब करमानी के तासुरात से लुफ्तअंदोज़ हुआ था। तुम तो मर गए थे ना? मैंने खुद तुम्हारी मौत की तस्दीक करवाई थी। उस नकाब पोश ने भी तो इतला दी थी मुझे तुम्हारी मौत की। शोएब करमानी को अब तक यकीन ना आ रहा था कि सामने खड़ा शख्स साहिर लगारी ही है। तुम्हें क्या लगता है गेम्स खेलना बस तुम्हें ही आता है शोएब करमानी? याद है हमें धोखा देने के लिए तुमने अपनी शक्ल का फेस मास्क लगाकर अपने फ्लैट में एक आदमी को ठहराया था, तो बस वही चाल मैंने तुम पर चली। उस दिन तुम्हारे ख़ास बंदे ने जिस लाश को देखते हुए मेरी मौत की तस्दीक की, वो मैं नहीं बल्कि तुम्हारा वो खैर ख्वाह, तुम्हारा मुखबर नकाब पोश ही था। और तुम्हें साहिर की मौत की खबर देने वाला तुम्हारा वो खैर ख्वाह नहीं बल्कि मैं था। लेकिन तुम फतह के नशे में चूर मेरी इस गेम को समझ ही नहीं सके। साहिर ने उसे असलियत से आगाह किया था। शोएब करमानी कितने ही पल कुछ बोल ना सका। सर घूम कर रह गया था ये सब सुनकर, मेजर साहिर को जिंदा देखकर। मेरे हाथ खोलो मेजर साहिर, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। शोएब करमानी अपनी मात का सोच कर ही सुलग उठा था। तभी लब भेजते हुए गुर्राया। क्यों? दूसरों को हथकड़ियों में जकड़ कर उन्हें टॉर्चर करने का, उनके ज़ख्मों पर नमक छिड़कने का बहुत शौक है ना तुम्हें? अब अपनी बारी आने पर इतनी तड़प क्यों? बात करते हुए साहिर की आंखों में वो मंजर उभरा था जब उसके जिस्म पर ब्लेड और चाकू से ज़ख्म लगाए जा रहे थे और शोएब करमानी उन ज़ख्मों पर नमक लगाते हुए उसकी तकलीफ़ देखकर महसूस हो रहा था। साहिर की आंखों में सुर्खी सी उभरने लगी। तुम्हें क्या लगता है मुझे यहाँ कड़ियों में जकड़ कर तुम मेरे मिशन को नाकाम कर सकोगे? ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है मेजर साहिर, क्योंकि तुम लेट हो चुके हो। मेरे बंदे अपने अपने ठिकानों पर पहुँच चुके हैं और अगले चंद मिनटों में ही तुम अपनी आँखों से हर तरफ तबाही फैलती देखोगे, मौत का रक्स होता देखोगे। यूँ मुझे जकड़ कर या मार कर भी तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि मेरा मिशन बस मुकम्मल होने ही वाला है। तुम जो अपने वतन के मुहाफिज बने फिरते हो ना, तुम चाह कर भी यहाँ के लोगों को बचा नहीं सकोगे। शोएब करमानी के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। साहिर चंद लम्हे उसके चेहरे की शैतानियत को देखे क्या। कैसे लोग इस सरजमीन से गद्दारी कर लेते हैं जिससे उन्हें पनाह दी होती है। जिस मुल्क में रहते हैं, जिस मुल्क का खाते हैं, उस मुल्क के लिए उनके दिलों में इतना जहर कैसे भर जाता है? सिर्फ चंद नोटों के लिए लोग क्यों अपना ज़मीर तक बेच डालते हैं? हाँ, वो हैरान था। तुम जानते हो शोएब करमानी, इंसान को क्या चीज़ मारती है? उसका ज़रूरत से ज़्यादा एतमाद और उसका ओवर कॉन्फिडेंस। उसका खुद को अक्ल समझते हुए दुश्मन को बिल्कुल कमज़ोर समझ लेना। और यही चीज़ अगले चंद लम्हों में तुम्हारी शिकस्त का सबब बनने वाली है। क्या सोचा था तुमने कि ISI तुम्हारी हर हरकत, तुम्हारे हर प्लान से बेखबर बैठी झक मार रही है? नहीं शोएब करमानी, इस वतन के रखवाले तुम पर घात लगाए बैठे थे कि कब सही वक्त आए और कब दुश्मन पर गलबा पा सकें। और देखो, सही वक्त आन पहुंचा है। साहिर ने फ्लाईओवर के किनारे पर रुकते हुए सामने निगाह दौड़ाई थी। मतलब
शिव करमानी उसकी बात पर उलझा था। कहीं ना कहीं कुछ तो गलत था। साहिल ने जवाबन उसके हाथ से दूरबीन छीनते हुए उसकी आंखों से लगाई। मतलब समझाने की बजाय तुम्हें दिखाना ज़्यादा अच्छा लगेगा। बड़ी मेहनत से ये सरप्राइज़ अरेंज किया है मैंने तुम्हारे लिए। ज़रा इस दूरबीन से सामने का मंजर गौर से देखो। स्टेज के करीब ब्लैक जैकेट में तुम्हारा आदमी खड़ा है, जिसकी जैकेट के अंदर रिमोट बम लगा है। तुम्हारी हिदायत के मुताबिक वो शख्स ठीक 5 बजे रिमोट का बटन दबाते हुए खुदकश धमाका कर देगा। अब अपने इस आदमी के पहलू में देखो ज़रा। ब्लू टी शर्ट में एक और शख्स खड़ा होगा। जानते हो वो ब्लू टी शर्ट वाला बंदा कौन है? मेरा आदमी है वो। और ये एक नहीं है, चारों शहरों में जहाँ जहाँ तुमने ब्लास्ट प्लान किए हैं वहाँ तुम्हारे हर बंदे के पीछे एक एजेंट खड़ा है जो सिर्फ मेरे हुक्म का मुंतज़िर है। और ब्लास्ट से ठीक 1 मिनट पहले मेरे चारों बंदे तुम्हारे इन चारों स्लीपर सेल्स को बड़ी ही खामोशी से शूट कर देंगे। किसी को कानों कान खबर भी ना होगी कि यहाँ इन चारों जगह पर ब्लास्ट होने वाले थे या ब्लास्ट के लिए भेजे गए दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। ये सारी अवाम यहाँ आते वक्त जितनी पुरसुकून, मुतमईन और पुरजोश थी, यहाँ से जाते वक्त भी सब उतने ही मुतमईन और सही सलामत होंगे। साहिल ने मुतमईन लहजे में उसे अपने मंसूबे से आगाह किया था। शिव करमानी की आंखों में बेयकीनी उतरी। नहीं, ये नहीं हो सकता, तुम यूँ मुझे हरा नहीं सकते, शिव करमानी चीखा था। ये होने वाला है शिव करमानी, तुम हार चुके हो और मैं चाहता हूँ कि अपनी मौत से पहले तुम अपनी आँखों से अपनी हार देखो। साहिर अब च्युइंगम का रैपर उतारते हुए च्युइंगम मुंह में रख रहा था। फिर कलाई पर बंदी घड़ी की जानिब निगाह दौड़ाई। 5 बजे में फ़कत 4 मिनट बाकी हैं। च्युइंगम चबाते हुए बिल्कुल सीधे खड़े साहिर की नज़रें अब भी ग्रेटर इकबाल पार्क पर जमी हुई थीं, जहाँ सब लोग अदब से खड़े थे और वतन की शान में लिखा गया कौमी तराना पढ़ा जा रहा था। 2 मिनट। कौमी तराना ख़त्म होते ही साहिर शोएब करमानी की जानिब आया। साथ ही ब्लूटूथ डिवाइस का मखसूस बटन दबाते हुए कॉल रिसीव की। बी रेडी गाइस। कॉन्फ्रेंस कॉल पर मौजूद चारों अफराद को हुक्म दिया था। 5। साहिर ने दूरबीन आंखों से लगाते हुए सामने का मंजर देखा, जहां वज़ीर आज़म पाकिस्तान रस्सा खींच रहे थे। पाकिस्तानी परचम ऊपर ही ऊपर उठता चला जा रहा था। 4। अब की बार साहिर ने अपने एजेंट अली को देखा था, जो चौकन्ना सा बैग से रिवॉल्वर निकाल रहा था। 3। अली के साथ खड़ा शेव करमानी का बंदा भी जेब से रिमोट निकालते हुए उसे हाथ में पकड़ चुका था। 2। साहिर शोएब करमानी की जानिब बढ़ा, दूरबीन उसकी आंखों से लगाई। 1। शोएब करमानी बेबस सा दूरबीन से अपने आदमी को तलाशने लगा। शूट। स्लीपर सेल उसकी निगाहों की जद में आया था और साथ ही साहिर का हुक्म मिलते ही शोएब करमानी ने ब्लू टी शर्ट वाले बंदे को साइलेंसर लगे रिवॉल्वर से उसके साथी को शूट करते देखा था। नो! शिकस्तगी भरा लफ्ज़ उसके लबों से अदा हुआ था। वो जान चुका था कि इस खेल में मात उसके मुकद्दर में आई है। मिशन कंप्लीटेड सर। कॉल पर मौजूद चारों अफराद की जानिब से सुनाई दिया जाने वाला ये जुमला ज़िंदगी की नवी सुना गया था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। साहिर की आवाज़ में खुशी झलक रही थी। शोएब करमानी लब भेजे गुस्से को काबू करने की कोशिश कर रहा था। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ़ यू। दूर बुलंदी पर लहराते सब्ज़ हिलाली परचम को अकीदत से देखते हुए साहिर ने सबको मुबारकबाद दी थी। इस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए तुम सबका मुंतज़िर रहूँगा मैं, साहिर ने कहा था। मज़ीद चंद बातों के बाद वो कॉल डिस्कनेक्ट कर गया। सो मिस्टर शोएब करमानी, कैसा लग रहा है अपनी हार देखकर? मज़ा तो आया ही होगा, है ना? साहिर शोएब करमानी के करीब आया था। मुझे माफ़ कर दो साहिर, बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे, जो लालच में अंधा होकर अपने ही मुल्क से गद्दारी का सोच बैठा। शोएब करमानी ने हर तरह से खुद को बेबस पाकर पैंतरा बदला था। फिलवक्त यहाँ से जान बचाकर निकलना ज़रूरी था। इस साहिल लगारी को सबक तो बाद में भी सिखाया जा सकता था। तुम्हारी आंखें तुम्हारी ज़बान से अदा हुए इन अल्फाज से ज़रा भी मैल नहीं खा रही शोएब करमानी, क्योंकि इन आँखों में निदामत का शायबा तक नहीं। मेरी डिक्शनरी में गद्दार वतन के लिए माफ़ी नाम का कोई लफ्ज़ नहीं है। तुम जैसों के लिए मेरे पास बस एक ही सज़ा है, और वो है सज़ाए मौत। लेकिन तुम्हारी मौत से पहले एक और ज़बरदस्त सा सरप्राइज़ तुम्हारा मुंतज़िर है। देखना चाहोगे वह सरप्राइज़? साहिर ने मुस्कुराती हुई सी नज़र उस पर डाली। शोएब करमानी ने नासमझी से उसे देखा। साहिर अब अपना सेल फ़ोन निकालता किसी का नंबर डायल कर रहा था।
सरप्राइज़ देने का वक्त आ गया है सर। वो फ़ोन पर किसी से मुखातिब हुआ था। शोएब करमानी की उलझनज़दा निगाहें अब भी उसकी पुष्प पर जमी थीं। कुछ देर बाद ही एक जानिब से मेजर उबैदुल्ला उसी ठेले वाले आदमी के साथ आते दिखाई दिए। खुश आमदीद ज़हीर नसीब गरीब आदमी, क्या आपसे रूबरू मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ हमें। सर, इस खासुल खास शख्सियत का पाकिस्तान में वेलकम तो अच्छी तरह से किया ना है आपने, कहीं कोई कसर तो नहीं रह गई। हमारी मेहमान नवाजी में किसी किस्म की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मेजर उबैदुल्ला के साथ आते उस ठेले वाले के चेहरे पर अनगिनत ज़ख्म देखकर साहिर ने मेजर उबैदुल्ला को मुखातिब किया था। मेहमान नवाजी तो बहुत हुई है इनकी, बस एक छोटा सा मसला था। ये हमारे मेहमान बनने पर राज़ी ही नहीं हो रहे थे, इसलिए ट्रेनिंग्स में सीखे हरबे भी आजमाए हमने, लेकिन हमने कौन सा कच्ची गोलियां खेली हैं, बस काबू कर ही लिया। और फिर खातिर तवाज़ो का एक लंबा दौर चला। मेजर उबैदुल्ला ने निहाल खड़े उस शख्स पर कहर आलूद नज़र डाली। शोएब करमानी, पहचाना नहीं? साहिर ने उस शख्स को धकेल कर शोएब करमानी के सामने किया। शोएब करमानी हैरान नज़रों से उस ज़ख्मों से चूर शख्स को देखे जा रहा था। नहीं पहचाना? वेरी बैड। इतनी मुलाकातों के बावजूद भी पहचान नहीं सके। खैर, कोई बात नहीं। साहिर आगे बढ़ा और संजय वर्मा के चेहरे पर लगी नकली दाढ़ी और मूंछें हटाईं। फिर उसके माथे पर बिखरे बाल हटाकर अब्रू का कट सामने किया। संजय वर्मा? शोएब करमानी ने उसकी शक्ल देखकर आंखें फैलाईं। वो इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि संजय वर्मा भी पाकिस्तान में मौजूद है। वजह यही थी कि संजय वर्मा ने उसे अपनी आमद की खबर नहीं की थी। वो खुद यहाँ शोएब करमानी पर नज़र रखने आया था, इस बात से बेखबर कि उसकी बदकिस्मती ही उसे यहाँ घसीट लाई है। हाँ, संजय वर्मा हमारे पाकिस्तान के दिल को, शहर लाहौर को अपनी आँखों से तबाह बर्बाद होता देखने आया था ये, लेकिन इसे कहाँ खबर थी कि इसे तो खुद उसकी बर्बादी यहाँ खींच लाई है। साहिर ने कहते हुए रिवॉल्वर निकाला। संजय वर्मा अपने वजूद को संभाल नहीं पा रहा था, तभी लड़खड़ाता हुआ नीचे बैठा। दीवार का सहारा लेते हुए उसने सर झटक कर अपने हवास को बरोकार लाकर समझने की कोशिश की कि यहाँ हो क्या रहा है। क्या किया है तुम लोगों ने इसके साथ? ये ऐसे मदहोश सा क्यों है? शोएब करमानी फुंकारा था। वो संजय वर्मा की हालत देखकर हैरान था, जो इधर उधर लड़खड़ा रहा था, गोया उसके लिए खुद को संभालना मुश्किल साबित हो रहा हो। ओह, बड़ी तकलीफ़ हो रही है उसे इस हाल में देखकर। वैसे कुछ ख़ास तो नहीं किया हमने इसके साथ, बस वही सफ़ेद पाउडर जिससे तुम स्मगल करते हो और जिसके ज़रिए स्टूडेंट्स और कम उम्र बच्चों को मंशियात का आदी बनाते हो, उसकी छोटी सी मिकदार इसके वजूद में उतारी है। और देखो कैसे मदहोश हो चुका है ये, अपने आप का होश ही नहीं है इसे। साहिर ने संजय वर्मा की इस हालत का राज बताया था। शोएब करमानी के चेहरे पर खौफ की परछाइयाँ दिखाई देने लगीं। अगर वो लोग संजय वर्मा का ये हाल कर चुके थे तो उसके साथ क्या करते, ये समझना मुश्किल नहीं रहा था उसके लिए। उसे मौत अपने बहुत करीब दिखाई दी। उम्मीद है सरप्राइज़ पसंद आया होगा शोएब करमानी। अब तुम दोनों तैयार हो जाओ मरने के लिए। तुम्हारे करते धरता रहा एजेंट्स यकीनन पाकिस्तान की तरफ से मिलने वाली खबर के बेसब्री से मुंतज़िर होंगे। अब पाकिस्तान की तबाही की खबर उन्हें नहीं मिल सकती तो क्या हुआ? तुम दोनों की मौत की खबर तो उन्हें मिलनी चाहिए ना, ताकि उन्हें भी अंदाज़ा हो कि हमारे वतन अजीज़ से दुश्मनी मोल लेकर कितनी बड़ी गलती की है उन्होंने। आज के बाद इस मुल्क के ख़िलाफ़ कुछ भी प्लान करने से पहले वो लोग 1000 बार सोचेंगे। साहिर की आंखों में वही सख्ती, वही दुरुस्तगी और वही सरनोरी दिखाई देने लगी थी जो उसका खासा थी। शोएब करमानी के ऐन मुकाबिल खड़े होते हुए साहिर ने रिवॉल्वर की नाल उसकी पेशानी पर लगाई। शोएब करमानी की आंखों में खौफ उतरा था। मुझे छोड़ दो प्लीज़, वो गिड़गिड़ाया था। छोड़ ही तो रहा हूँ शोएब करमानी, ये तुम्हारे लिए सबसे आसान मौत है। यहाँ अब किसी को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, इसलिए इस धरती का बोझ कम कर दो। खुदा हाफिज़। जहन्नुम में जाकर इंतज़ार करना संजय वर्मा का। साहिर ने गोली चलाई जो शोएब करमानी के सर के आर पार होती लम्हों में उसके वजूद को बेजान कर गई थी। दूसरी गोली साहिर ने उसके सीने पर चलाई थी, ऐन दिल के मुकाम पर। जिस दिल में पाक वतन के ख़िलाफ़ जहर मौजूद था, उस दिल की धड़कनों का रुक जाना ही बेहतर था। अब तुम्हारी बारी है संजय वर्मा। बहुत रूप बदल लिए तुमने, बहुत खेल खेल लिए और बहुत साजिशें कर लीं। अब अपनी करतूतों का हिसाब देना अगले जहान में जाकर, क्योंकि यहाँ से तुम्हारी टिकट कटने का वक्त हो चुका है।
साहिर ने कहते हुए नीचे झुककर उसकी गर्दन को अपने बाजों के शिकंजे में कसा था। संजय वर्मा ने मज़ाहमत की कोशिश की थी, लेकिन साहिर की गिरफ्त बेहद मजबूत थी। इससे पहले कि वो फायर करता, मेजर उबैदुल्ला आगे बढ़े। रुक जाओ साहिर, इसे हम अभी मार नहीं सकते क्योंकि ये हमारे काम आ सकता है। इसके दिमाग में राह के बहुत से सीक्रेट्स होंगे जो हमारे लिए कारआमद साबित हो सकते हैं। पहले वो सीक्रेट्स उगलवाएंगे, इसके बाद इसे ख़त्म कर देंगे। मेजर उबैदुल्ला ने संजय वर्मा को ज़िंदा रखने का हुक्म दिया था। लेकिन सर, इस तरह के मुल्क दुश्मनों का मर जाना ही बेहतर है। इसकी मौत ही मेरे अंदर की आग को ठंडक पहुंचाएगी। साहिर के लहजे में संजय वर्मा के लिए नफ़रत ही नफ़रत थी। संजय वर्मा की गर्दन पर उसकी गिरफ्त मज़ीद सख्त हुई थी कि वह दम घुटने पर उसकी गिरफ्त में तड़पने लगा था। पागल मत बनो साहिर, हमें भी ऊपर जवाब देना है। ये कोई आम आदमी नहीं है जिसे हम यूं ही मार देंगे और कोई पूछगछ नहीं होगी। इसके साथ क्या करना है इस बात का फैसला आला हुकाम करेंगे। मैंने सिक्योरिटी कॉल की है। टाइट सिक्योरिटी में संजय वर्मा को इस्लामाबाद ले जाया जाएगा। फिर देखते हैं इसके हवाले से क्या फ़ैसला किया जाता है। मेजर उबैदुल्ला ने लहजे को सख्त बनाया था। साहिर ने लब भेजे, फिर खुद पर काबू पाता उठ खड़ा हुआ। रिवॉल्वर गन होल्डर में अटकाया। तभी एक जानिब से चंद गाड़ियाँ आती दिखाई दी। गाड़ी से यूनिफॉर्म में मलबूस चंद अफराद उतरे। उन्हें सल्यूट करते हुए अब वो लोग संजय वर्मा को संभाल रहे थे। तुमने अच्छा नहीं किया मेजर साहिब, तुम पछताओगे। देख लेना, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आऊँगा और फिर मैं तुम्हें बताऊँगा कि जीत किसे कहते हैं और मात किसे। साहिर के करीब रुकते हुए संजय वर्मा आंखों में तैश लिया टक कर उससे मुखातिब हुआ था। तुम्हें तो मैं। साहिर गुस्से में आता उसकी जानिब लपका था जब मेजर उबैदुल्ला ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे रोक दिया। कंट्रोल योरसेल्फ साहिर। मेजर उबैदुल्ला की बात पर वो लब भेज कर रह गया। संजय वर्मा को वहाँ से ले जाया जा चुका था। चलें। मेजर उबैदुल्ला ने सवालिया निगाहों से साहिर की जानिब देखा। तभी दाएं जानिब से कोई शख्स आकर पुरजोशी के आलम में साहिर के गले लगा। कैसे हो साहिर? उससे अलग होते हुए वो शख्स अब साहिर से पूछ रहा था। बिल्कुल फिट, खुशबाश। साहिर के चेहरे पर शनासाई के रंग देखकर मेजर उबैदुल्ला ने अंदाज़ा लगाया था कि वो शायद साहिर का कोई जानने वाला था। अरे इनसे मिलो, ये मेरे सर हैं मेजर उबैदुल्ला, और सर ये अली है मेरा छोटा भाई, और ये मेरी फैमिली का वाहिद फ़र्द है जिसे मेरी फील्ड का पता है। इसके अलावा बाकी सब यही समझते हैं कि मैं पढ़ाई के सिलसिले में कनाडा में मुकीम हूँ। साहिर ने अली को मेजर उबैदुल्ला से मुतारफ़ करवाया। नाइस टू मीट यू यंग मैन। मेजर उबैदुल्ला ने खुश दिली से अली से मुसाफिया किया था। आई एम सॉरी सर, आपको इन्फॉर्म नहीं किया और रूल्स के ख़िलाफ़ भी किया, लेकिन इस मिशन के लिए मुझे 4 बंदों की ज़रूरत थी, इसलिए अली को अर्जेंट नोटिस पर यहाँ बुलवाया ताकि ग्रेटर इकबाल पार्क में स्लीपर सेल को ये संभाल सके, क्योंकि इस वक्त मेरी नज़र में यही सबसे भरोसेमंद आदमी था जो बग़ैर कोई सवाल किए मेरी बात मानकर यहाँ आ सकता था। साहिर ने अली की यहाँ मौजूदगी की वजह बयान की थी। हमें तुम पर पूरा भरोसा है मेजर साहिब, तुम्हारी फ़हम फरासत पर किसी किस्म का कोई शुबा नहीं है। बेशक तुम्हारा हर फैसला बेहतरीन होता है और तुम्हारे टैलेंट की तो दाद देनी पड़ेगी। आज के दिन तुमने अपने बॉस को भी टीम मेंबर बनाकर उस पर हुक्म चला लिया, लेकिन मज़ा आया तुम्हारे साथ काम करके, और सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि दुश्मन हमारे हाथों मुँह की खा चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वतन का हर शहरी महफूज है। मेजर उबैदुल्ला अब ग्रेटर इकबाल पार्क से निकलते लोगों को देख रहे थे। जी बिल्कुल सर, इस बात पर सजदाए शुक्र तो वाजिब है। साहिर के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कुराहट थी। और हाँ, इसके बाद एक छोटी सी पार्टी भी बनती है, जीत को सेलिब्रेट भी तो करना है यार। मेजर उबैदुल्ला ने भी तकल्लुफ़ी से कहा था। वो तीनों अब वापसी के लिए मुड़ चुके थे। उनकी चाल में फ़तह का गुरूर झलक रहा था। बेशक आज का दिन उनके लिए एक बड़ी कामयाबी लेकर आया था। साहिर खुश और मुतमईन था कि इस मिशन के साथ साथ ज़िंदगी का एक बाब भी ख़त्म हुआ था और ज़िंदगी के अगले पन्ने उसके लिए कामयाबी के बहुत से दर खोलने वाले थे। आज का डूबता सूरज जहाँ उसके लिए खुशी का संदेशा लेकर आया था, वहीं दिल की किसी कोने में हल्का सा मलाल भी था। इस मिशन के दौरान उसने 2 चीज़ों को खोया था, एक अपना सबसे बेहतरीन दोस्त और दूसरा पहली नज़र की मोहब्बत। वो अब तक अपने एहसासात को झुठलाता आया था, लेकिन आज दिल में उठती कसक ने उससे इकरार करवाया था कि वो उस परी पैकर से पहली नज़र की मोहब्बत का शिकार हुआ था। लेकिन अफसोस इस बात का था कि जब तक साहिर को इस बात का एतराफ़ हुआ, वो लड़की किसी और की ज़ौजियत में जा चुकी थी।
ये सच था कि उस रोज़ उसके हाथों की मेहंदी देखकर साहिर के दिल ने एक अनोखी ख्वाहिश की थी कि काश वो मेहंदी उसके नाम की होती। लेकिन हर दुआ कबूलियत का दर्जा कहाँ पाती है, हर ख्वाहिश पाए तकमील तक कब पहुँचती है। उसकी ये ख्वाहिश भी अधूरी रह गई थी। काश ज़िंदगी तुम्हें कभी किसी मुकाम पर दोबारा मेरे सामने ला खड़ा करे, तुम्हें अपना बनाना मुकद्दर में ना सही, तुम्हें एक बार जी भर कर देखने का हक़ तो मिल जाएगा मुझे। सीट की पुष्ट से सर लगाए आंखें बंद किए वो तसव्वुर में उससे मुखातिब था, जबकि दूसरी जानिब बस की सीट पर बैठी बाहर गहरे होते अंधेरे पर निगाहें जमाए बेतासुर चेहरे के साथ वो तनफ़ुर के आलम में ये सोच रही थी कि ज़िंदगी में एक बार वो शख्स उसके सामने आ जाए जिसकी वजह से हमेशा के लिए उसे अपनों से जुदा होना पड़ा, तन्हाइयों का ये अजाब झेलना पड़ा। तब वो उसे बताएगी कि अज़ियत तकलीफ़ किस चिड़िया का नाम है। बस एक बार वो उस शख्स को अपनी आँखों के सामने तड़प तड़प कर मरता देखना चाहती थी, जिसने बिना किसी कसूर के उसे काले पानी की सज़ा का हकदार बना दिया था। हाँ, वो उसे अपने हाथों मौत के घाट उतारना चाहती थी कि इसे एक तरीके से उसके जलते सुलगते दिल को करार आ सकता था। अपनी अपनी सोचों में गुम वो दोनों वजूद इस बात से बेखबर थे कि बहुत जल्द तकदीर का पासा पलटने वाला था। ज़िंदगी का अगला बाब उन दोनों के लिए बहुत से नए इंकशाफात लाने वाला था, जिनके बारे में वो दोनों तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। बहुत जल्द उन दोनों का एक दूसरे से सामना होने वाला था, एक नए ताल्लुक़ और एक खूबसूरत रिश्ते के साथ। जी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? यकीनन पसंद आई होगी। तो जुड़े रहिएगा क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल के साथ, जहां बहुत जल्द हम एक नई एपिसोड लेकर आएंगे। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप कोई भी एपिसोड मिस ना कर सकें। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।